हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर पढ़ने वाले। ओके, तो एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड खत्म होने वाला है आज की क्लास में, और को देखते हैं खत्म हो पाता है या नहीं। बट आज हम उसका लास्ट चैप्टर आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए भाई, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चलो, ये पूरा आपका चैप्टर बताता है फिर से पृष्ठभूमि। एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी बात है कि ये पहले पूरा समा बांधते हैं, पूरा बैकग्राउंड देते हैं, और उसके बाद फिर आपको मेन कंटेंट पे लाते हैं। इन चीजों के बारे जानना भी आपको जरूरी है। तो इन्होंने स्टार्ट कैसे किया है चैप्टर को? स्टार्ट किया है एक एक्सपेरिमेंट से, है ना। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो एक्सपेरिमेंट है, आपको एक सूखी कंघी को अपने बालों पर रब करना है और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर उसको हटाना है। आप देखेंगे कि वो कागज के टुकड़े कंघी के तरफ क्या होते हैं, कंघी के तरफ अट्रैक्ट हो जाते है ना, कंघी के तरफ आकर्षित हो जाते हैं वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग भी छोटे क्लासेस से करते आए, है ना, छोटे क्लासेस से करते आए हैं। तो उसी एक्सपेरिमेंट से एनसीईआरटी ने शुरुआत की है। ठीक, सो इट वाज नोन बाय 1900 दैट एटम was not a simple indivisible particle but contained at least one subatomic particle। इनका कहना था कि चूंकि हमने देखा कि जब हम सूखी कंघी को कागज के पास रखते हैं तो वो सारे कागज के टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। इसका मतलब है कि एटम में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। एटम के अंदर क्या होते हैं? कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होते हैं। ओके, उन्हीं में एक चार्ज पार्टिकल कौन सा है? वो है इलेक्ट्रॉन। वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? तो जे थॉमसन ने। ये डायरेक्ट सवाल आता है आपको कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? वो थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की भी खोज से पहले एक और वैज्ञानिक थे, गोल्डस्टीन, है ना। गोल्डस्टीन ने क्या किया था? गोल्डस्टीन का एक ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज देखा और उसको केनाल रेज कहा। तो क्या कहा? केनाल रेज। एक्चुअली वो फर्दर जाके पता चला कि वो क्या थे? वो थे आपके प्रोटॉन्स। वो थे आपके प्रोटॉन्स। लेकिन गोल्डस्टीन ने पहले उनको नाम क्या दिया था? तो गोल्डस्टीन ने उनको नाम दिया था केनाल रेज। गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया था? केनाल रेज। His rays were positively charged radiation which ultimately led to the another discovery of subatomic particle। इस सबएटॉमिक पार्टिकल का चार्ज था इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट टू साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम सबको पता है नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। दोनों में चार्ज सेम है। फर्क किसका है? फर्क किसका है? तो फर्क है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव का। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है ना। चलिए, its mass was approximately 200 times as that of the electron and it was given the name of proton। in general हम इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? E माइनस, और प्रोटॉन को लिखते हैं E प्लस। the mass of proton is taken as 1 unit and is charged as +1। mass of electron is considered to be negligible and charge is -1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पूरी बात में अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो ब्रीफ में डिस्कवरी के बारे बताया गया है। आपको बताया गया है कि एटम, सिर्फ एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना। यानी एटम के अंदर भी और कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले बात की गई इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन, है ना। बट उनसे भी पहले गोल्डस्टीन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नाम रखा केनाल रेज, जबकि असली में वो क्या थे? असली में वो प्रोटॉन्स थे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है ना। दोनों पर चार्ज सेम है, फर्क सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का है। ठीक है, जहां तक मास की बात आई तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, जबकि प्रोटॉन पे 1 यूनिट मास। ओके, चलिए, है ना, आ जाइए।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस चीज को जस्टिफाई किया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कैसे कैसे को जस्टिफाई किया गया। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए? सबसे पहले साइंटिस्ट आए हमारे जे जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने दिया अपना प्लम पुडिंग मॉडल। एटम के लिए एक मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया, परमाणु के लिए एक मॉडल सजेस्ट किया, जिसका नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल, है ना? प्लम पुडिंग। चलिए, इसके पहले कि हम इस पे जाएं, आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी। ये हम सब ने ये वाली चीज खाई होगी, है ना? पुडिंग कहते हैं, केक कहते हैं, जो मर्जी कह लो, है ना? ये वाली चीज हम सब ने खाई होगी। और इसके बीच में ये आपको कुछ यहाँ पर दिख रही है ना? प्लम की आपको कुछ यहाँ पर टुकड़े नजर आ रहे हैं, है ना? जे थॉमसन ने इसी से कंपेयर किया, ठीक है? तो जे थॉमसन ने क्या किया? इसी चीज से कंपेयर किया, तो प्लम पुडिंग मॉडल ही कह दिया इसको क्या कह दिया? प्लम पुडिंग मॉडल कह दिया। प्लम पुडिंग मॉडल में क्या है कि पूरे के पूरे हम एटम को कहते हैं कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, एक पॉजिटिव गोला है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स गड़े पड़े हैं, है ना? जैसे तरबूज में आप देखते हो कि तरबूज एक गोला है, उसके अंदर बीज हैं, तो वैसे ही इन्होंने कहा कि एटम्स क्या हैं? एक गोले हैं, एक ये गोला है, ये पुडिंग है, और इसके बीच में प्लम गड़े हुए हैं। ये जो प्लम है, इसको इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है? तो यही था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल यही कह रहा है। ओके, चलिए आइए एक बार एनसीईआरटी की बात पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो आपकी किताब कहती है कि एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। यानी परमाणु क्या है? धन आवेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं या इलेक्ट्रॉन गड़े होते हैं, ठीक है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि किसी भी परमाणु में कोई भी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं, इस वजह से एटम क्या होता है? एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, ठीक? तो थॉमसन के मॉडल की ये बात हुई। चलिए, इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए रदरफोर्ड। के बाद कौन आए? तो थॉमसन के बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, उनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के ही पार्टिकल्स, है ना? अल्फा पार्टिकल लिए, और इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया? एक लेड यानी सीसा, एक लेड की प्लेट से गुजरवाया, और अल्टीमेटली ये किसको हिट कर रहे हैं? गोल्ड फॉइल को हिट कर रहे हैं, है ना? फॉइल समझते हो? फॉइल एक बहुत पतली सी पत्ती जैसी चीज, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा मम्मी आपको लंच पैक करके देती है एल्यूमिनियम फॉइल में, तो फॉइल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, है ना? बट यहाँ पे इन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल की जगह गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया, ठीक है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो अपने डे टू डे लाइफ से कि आप एक पतली सी कागज लो और उस पे ये मार्कर या ये पेन मारो, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ इन्होंने किया। इन्होंने अल्फा कण लिए, अल्फा कण को लेड के प्लेट से गुजारा, और ये इनको कहां पर हिट कराया? सोने की पन्नी में आया, ठीक है? अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास एक पतला सा कागज हो और आप इस पेन से इस पर वार करते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मार्कर एकदम पेन को चीरता हुआ निकल जाए, क्योंकि इसका मास तो बिल्कुल शून्य है, नेग्लिजिबल के आसपास है, इसमें कुछ खास दम तो है नहीं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो मार्कर है ये इसको चीरता हुआ निकल जाए, आर पार हो जाए, है ना? तो इनके एक्सपेरिमेंट में भी कुछ यही हुआ कि अधिकतर रेज, अल्फा रेज जो आई, है ना, जो अल्फा रेज हुई वो क्या हुई? इनसे आर पार हो गई, है ना, बिल्कुल इधर उधर हो गई। ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, इन्होंने क्या देखा? अधिकतर तो आर पार हो गई, कुछ अल्फा रेज जो आई वो थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, यानी सीधा नहीं जाके थोड़ी मोड़ी तिरछी हो, ठीक है, कोई बात नहीं। और बिल्कुल एकाध ऐसी किरणें थी जो गई यहां तक और वापस आ गई। आप सोचिए,
आप एक पतले से पेपर पर इस मार्कर को मार रहे हैं, ये मार्कर ऐसे जाने के बजाय आपके पास वापस आ जाए, है ना, ये मार्कर ऐसे जाने के बजाय क्या हो, आपके पास वापस आ। तो इनके एक्सपेरिमेंट में तीन चीजें, अधिकतर अल्फा कण जो थे, अधिकतर अल्फा रेस जो थे वो इधर उधर बिखर गई, है ना, कुछ ने अपना एंगल बदल लिया और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में फेंकी गई थी उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे। इनका पूरा नाम क्या है, अर्नस्ट रदरफोर्ड नाम है। ठीक है, अर्नस्ट रदरफोर्ड को ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन कैसे सजे होते एटम के अंदर, इस वजह से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, है ना, सोने की पन्नी पर क्या किया था, टकराया था। उन्होंने सोने की पन्नी क्यों चुनी, क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे, वो चाहते थे कि वो फॉइल क्या हो, बहुत पतला हो, और सोने की ये पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या है, डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस है ना, मैंने आपको बताया ये हीलियम एटम से ही प्राप्त होती है। डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस है, मास इनका 4 क्यों है, और ये फास्ट मूविंग है, और इनमें काफी ज्यादा एनर्जी है। क्या एक्सपेक्ट किया गया था, अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हर एटम के अंदर, हर परमाणु के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो इन्होंने सोचा ये था कि अधिकतर क्या होंगे, उससे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflection, है ना, तो इनको लगा था कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं वो काफी ज्यादा हैवी हैं, तो बहुत बड़े डिफ्लेक्शंस नहीं होंगे, बहुत बड़े डिफ्लेक्शंस नहीं होंगे। चलिए, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई कि कुछ चले गए, कुछ ने अपना एंगल बदल दिया, और बहुत कम ऐसे थे जो वापस चले आए, तो इनके एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। अधिकतर जगह क्या है, अधिकतर जगह बिल्कुल खाली है ना, क्योंकि ये बिल्कुल इधर से इधर चले, है ना, बिल्कुल इधर से इधर चले गए। बहुत पार्टिकल्स थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, बहुत पार्टिकल्स क्या हुए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत ही छोटा था, जो वापस से, है ना, आपने फेंका ऐसे और वापस से उसी दिशा में 180 डिग्री में वापस आ गया। इसका मतलब है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है, जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, वो कहीं बीच में छुपा हुआ है, वो बीच में क्या है, बीच में सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आ गई है ये बात। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने 3 बातें कही, क्या, कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये भी पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से किस सब एटॉमिक की खोज की गई, या किस चीज की खोज की गई, सब एटॉमिक नहीं, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या खोजा गया, किस चीज की नींव रखी गई, तो न्यूक्लियस की नींव रखी गई, है ना, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस है यानी नाभिक है, उसकी नींव रखी गई। The electrons revolve around the nucleus in circular path. The size of the nucleus is very small as compared to size of the atom. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद साइंटिस्ट आए नील्स बोर। तो रदरफोर्ड से ही पता चल गया कि न्यूक्लियस यानी नाभिक कुछ होता है जो बिल्कुल बीच में होता है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल इसी दिशा में वापस आ गए थे, इसी दिशा में क्या हो गए थे, वापस आ गए थे। ओके, चलिए, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ कक्ष में घूमते हैं, जिनको इंग्लिश में हम क्या नाम देते हैं, जिनको इंग्लिश में हम नाम देते हैं ऑर्बिट का, जिनको इंग्लिश में हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट का नाम देते हैं। तो बोर एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा था, और नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बात कही थी, सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. है कि ये
एनर्जी नहीं देते। जब ये अपने ही ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं तो किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं छोड़ते, किसी भी तरह की कोई भी ऊर्जा नहीं छोड़ते। ठीक है, चलिए अब यहां से हमारा मेन समझने का पार्ट है। तो इन जनरल अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो कोई एटम क्या होता है, एटम के बीच में उसका न्यूक्लियस होता है ना, यानी उसका नाभिक होता है। नाभिक में कौन सी चीजें होती है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। हर एटम के न्यूक्लियस के बाहर ये जो रास्ता है ये ऑर्बिट कहलाता है या शेल कहलाता है, और इसी में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे। ठीक है, न्यूक्लियस से जो पहला शेल है, न्यूक्लियस से जो पहला ऑर्बिट है, जो पहला कक्ष है, वो कहलाता है के। ठीक है, दूसरा कहलाता है एल। जैसे एबीसीडी में पढ़ते हो ना, तो वैसे ये के से शुरू, के के बाद एल, एल के बाद एम और एम के बाद एन। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिट का की नंबरिंग चलती है, के एल एम एन। ठीक है, के एल एम एन। चलिए, तो अगर बात आए आपकी, आपसे पूछा जाए कि किस किसने खोज की, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की किसने की, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की। प्रोटॉन की किसने की, गोल्डस्टीन ने नींव रखी थी, है ना, जो नींव रखी थी वो गोल्डस्टीन ने रखी थी। और न्यूट्रॉन की किसने की, तो न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, तो तीनों का ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक थे, प्रोटॉन की नींव चूंकि गोल्डस्टीन ने रखी थी तो उनका नाम भी आता है, कई बार बोर का भी नाम आ जाता है क्योंकि नाम उन्होंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने, जे। ठीक, चलिए अब इनसे जुड़े हुए कुछ चीजें आपको जाननी होंगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एटॉमिक नंबर के बारे में, कि एटॉमिक नंबर क्या है, यानी परमाणु क्रमांक क्या है। चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये कहाँ स्थित होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। चलिए, अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर पर, यानी परमाणु क्रमांक। तो एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए, कोई भी केमिकल सिंबल, मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए एक्स लिखा मैंने, कोई भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का एक ये केमिकल सिंबल एक्स मान लिया। ठीक है, केमिकल सिंबल एक्स मान लिया, तो एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और यहाँ पर नीचे ऐसे लिखते हैं जेड, ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही लिख देंगे जेड। ठीक है, अब ये जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर। कोई आपसे पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये मत बोल देना नंबर ऑफ एटम्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की संख्या एटॉमिक नंबर के नाम से जानी जाती है। और इतना हमें पता है कि एटम क्या होते हैं, एटम न्यूट्रल होते हैं। अगर एटम पर चार्ज आ जाए तो हम उसको आयन कहेंगे, एटम नहीं। एटम्स मोस्टली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी उदासीन। और आप सबको पता है प्रोटॉन को हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो एटम को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एटम को न्यूट्रल करने के लिए क्या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हैं। बिल्कुल ये बात कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बराबर है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाएंगे उसमें, और अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए तो आप उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक एटम न्यूट्रल है, उदासीन है, यानी उसमें जितनी प्रोटॉन्स की संख्या है उतनी ही ज्यादा संख्या इलेक्ट्रॉन्स की भी, उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन्स की भी। बिल्कुल सही बात है। आगे चलें, आगे चलें। अब एटॉमिक नंबर, अधिकतर आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम एटॉमिक नंबर जो है हम कैसे क्या करें, तो एटॉमिक नंबर कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक याद रखिए।
है ना। एटॉमिक नंबर आपको 1 से 20 तक बिल्कुल याद है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। ओके, सो 1 से 20 तक अगर आपको एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाए। पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके ओके, तो ये क्या है आपके, ये सारे आपके क्या हो गए 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चलिए एटॉमिक नंबर के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मास नंबर पे। ठीक है, मास नंबर पे चलते हैं। तो मास नंबर को हम क्या करेंगे, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं x लिखती हूँ, ये z है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और अगर a लिख दिया तो ये क्या है, ये मास नंबर। मास नंबर का क्या मतलब है, मास नंबर का क्या मतलब है, मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की मिलाकर कहलाती है मास नंबर, मिलाकर कहलाती है मास नंबर। ठीक है, चलिए अब मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक है, एटॉमिक मास भी एक है। ध्यान रखिएगा, नीचे वाला नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, एटॉमिक, ठीक है, मास नंबर है। चलो देखिए, अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, अब मैं अगर आपसे बोलूं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे बताइए, तो आप क्या बताएंगे, कैसे बता पाएंगे। देखिए, अगर आपको पता है कि नीचे वाली संख्या 1 है, यानी ये क्या है, ये है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉन की संख्या 1 हो गई, है ना। ये क्या है, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 हो गई। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कहेंगे, 1 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जिसमें क्या है, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, कोई आपसे पूछे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 होगी, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी है, सीधी 1 है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब उदाहरण के लिए हाँ, अब और कुछ चीजें देखें, और कुछ चीजें देखें। चलो भाई एक सेकेंड, लिथियम की अगर हम अब बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7 होता है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए और न्यूट्रॉन बताइए। चलिए क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ये लिथियम का लिख दिया मैंने, नीचे और ऊपर क्या है बताइए। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमेशा याद रखेंगे नीचे वाली संख्या है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हो गई, अगर प्रोटॉन 3 है, अगर प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ऊपर वाले में इसकी संख्या क्या है, ये है मास नंबर, आपका मास नंबर। तो मास नंबर क्या होगा, ये अगर प्रोटॉन प्लस, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 7 है, न्यूट्रॉन क्या होगा 7 माइनस प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की संख्या 3 है, न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी 4, है ना, न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी 4 होगी। इस तरीके का सवाल बीपीएससी में, है ना,
इस तरीके का सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है। ओके, आपको दे दिया जाता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और पूछा जाता है कि आप बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड, इस तरीके के सवाल आपके अलग अलग स्टेट पीसी। बहुत सिंपल है, इजी है, 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है आपके अलग अलग स्टेट पीसी। बीपीएससी में 2018 में ही सवाल आया हुआ है। इस तरीके का सवाल बीपीएससी में 2018 में ही पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं आइसोटोप की। अब किसकी बात करेंगे? आइसोटोप की बात करेंगे, समस्थानिक की बात करेंगे। आइसोटोप से आपका क्या मतलब है? आइसोटोप किसको कहते हैं? ध्यान रखेंगे, आइसोटोप के लिए कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, आइसोटोप यानी समस्थानिक हमेशा एक ही एटम के होते हैं, सेम एटम के होते हैं। ठीक है, हमेशा जो भी आइसोटोप होंगे वो एक ही एटम के, सेम एटम के। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, उनका क्या सेम होना चाहिए? उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, परमाणु क्रमांक 1 होना चाहिए, परमाणु क्रमांक 1 होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि उनका मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, उनका मास नंबर डिफरेंट होना, ये आइसोटोप की बात है, हमेशा सेम एटम के होने। जैसे मैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप लिख रही हूं, मैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप लिख, ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर सेम, नीचे वाली संख्या एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट होना। ये है, जाने जाते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ट्रिटियम और ट्रिटियम नाम से। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, 16, 17, 18, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ये क्या हो गए? आइसोटोप। तो आइसोटोप हमेशा एक एटम के होंगे, है ना, तीनों एक ही एटम है, सबका एटॉमिक नंबर सेम यानी नीचे वाला क्रमांक सेम और मास नंबर अलग, मास नंबर ये होते आइसोटोप्स। ये हैं आपके आइसोटोप यानी समस्थान, समस्थान। चलिए अब सवाल किस तरह से आ सकता है? आपसे सवाल आ सकता है, ठीक है, गौर से सवाल सुनिएगा कि आइसोटोप में क्या चीज सेम होती है? आइसोटोप में कौन सी चीज सेम होती है? आइसोटोप में कौन सी चीज सेम नहीं होती? सॉरी, आइसोटोप में कौन सी चीज सेम नहीं होती? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके का सवाल भी आया हुआ है, इनमें से कौन सी चीज आइसोटोप में एक नहीं होती? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे आपको पता है आइसोटोप वो है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सबके सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और एटम न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो अलग क्या होगा? अलग क्या होगा? अलग होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे? बिल्कुल कह सकते है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि अगर प्रोटॉन की संख्या सेम है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होगी। अलग क्या होगा? अलग होगा न्यूट्रॉन, अलग होंगे न्यूट्रॉन की संख्या, राइट, अलग होगी आपके न्यूट्रॉन की। बहुत सिंपल, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है इस। चलिए मान लीजिए कि अगर दो एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आए, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम आए तो वैसे एटम्स क्या कहलाते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मान लीजिए दो एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आ गए किसी चलते, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम आ गए तो उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं आइसोटोन। क्या नाम देते हैं? आइसोटोन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर दो एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो गए तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
एप्लीकेशंस आइसोटोप्स के सीधे आपकी एनसीईआरटी से। मेडिकल फील्ड में आइसोटोप्स के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, है ना, और भी बहुत यूज हो सकते हैं, जैसे यूरेनियम U-235 न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोगी होता है। आयोडीन जो होता है वो गॉइटर के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव होता है। तो आयोडीन का आइसोटोप गॉइटर, क्योंकि आपको पता है थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत है, तो आयोडीन का आइसोटोप ना सिर्फ गॉइटर के लिए बल्कि थायराइड कैंसर के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। कोबाल्ट का आइसोटोप ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट काफी उपयोगी होता है। ठीक है, तो आयोडीन का ध्यान रखिएगा थायराइड कैंसर और थायराइड समस्या के लिए। कोबाल्ट ब्लड कैंसर के लिए, कैंसर तो लिखा है बट ध्यान रखिएगा ब्लड कैंसर के लिए के इलाज में काफी उपयोगी साबित होता है। चलिए अब आ जाइए आइसोबार पे। आइसोबार, ठीक है, तो आइसोबार यानी संभारिक। आइसोबार में क्या है, हिंदी शब्द से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले तो ध्यान रखिएगा कि आइसोबार अलग अलग परमाणुओं के होते हैं, डिफरेंट एटम्स के। किसके होते हैं, डिफरेंट एटम्स के होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर भी अलग होता है, डिफरेंट एटॉमिक, इनका एटॉमिक नंबर भी अलग होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है इनका, एटॉमिक नंबर अलग है। तो सेम क्या है, सेम मास नंबर है, सेम मास नंबर। उदाहरण के लिए आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम दोनों क्या है, दोनों एटम्स अलग है ना, दोनों एटम्स अलग हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग होना चाहिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, तभी मैंने आपको कहा 1 से 20 तक याद रखेंगे एटॉमिक नंबर। मास नंबर दोनों का ही 40 होता है, दोनों का ही मास नंबर क्या है, दोनों का ही मास नंबर 40 है। ठीक है, दोनों का ही मास नंबर क्या है, 40 है। तो परमाणु अलग हैं, एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम। तो आर्गन और कैल्शियम जो हैं ये आइसोबार के अच्छे एग्जाम्पल। ठीक है, मास नंबर सेम। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, इन चीजों पर आ रहे हैं। ठीक है, बट इसके पहले आपको एक चीज जाननी होगी, चीजें आपको यहाँ पर समझ, है ना, इस पे आने से पहले समझेंगे फिर इस पर आएंगे। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इनके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने ऑर्बिट में या अपने शेल्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, पहला शेल के शेल कहलाता है, दूसरा शेल क्या कहलाता है, एल शेल कहलाता है, तीसरा शेल क्या कहलाता है, एम शेल कहलाता है, चौथा शेल क्या कहलाता है, एन शेल के नाम से जाना जाता है ना, के से ही शुरू हुआ। चलिए, चूंकि के पहला शेल है इसीलिए मैं इसको लिख सकती हूँ n इज इक्वल टू 1, ये पहला शेल है। ये दूसरा शेल है तो इसके लिए मैं लिख दूंगी n इज इक्वल टू 2। m शेल तीसरा शेल है तो इसके लिए मैं लिख दूंगी n इक्वल टू 3, और n शेल चौथा शेल है तो इसके लिए मैं लिख दूंगी n इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये ऐसे मैं लिख सकती हूँ। चलिए अब एक रूल जानिए कि एक ऑर्बिट में, एक कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एक ऑर्बिट में, एक कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का नाम है 2n²। पहले कक्ष की बात करते हैं, पहले कक्ष की बात करते हैं तो पहले कक्ष में क्या है 1, पहला कक्ष का n क्या है 1। तो अगर हम के शेल की बात करेंगे तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। फिर एल शेल की बात करो, एल शेल में n इज इक्वल टू 2, तो कितने रहेंगे 2 इंटू स्क्वायर यानी कि 8। दूसरे वाले शेल में यानी एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, अब तीसरे शेल की बात करते हैं एम शेल की, यानी 2 इंटू स्क्वायर 18। तीसरे शेल में कितने रह सकते हैं 18 रह सकते हैं। चौथे शेल में देखिए, चौथे शेल में 32 रह सकते है ना,
चौथे शेल में कितने रह सकते हैं? 32 रह। ठीक है, तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन और फिर 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रह, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रह। ठीक है, वाली बात क्लियर हुई है? चलिए अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और उन 2 इलेक्ट्रॉन को मुझे सजाकर रखना है। चलिए मैं एक एटम बना रही हूं और मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को सजाकर रखना है। तो मैं कैसे सजा सकती हूँ? एक इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल दूं और एक को इसमें डाल दूं क्या? एक स्थिति सुनिए कि मुझे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को सजाकर रखना है। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सजा सकती हूँ कि एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया? ऐसा कर सकती हूँ? ऐसा नहीं कर सकती। आप बाहर वाले शेल पे तब तक नहीं जा सकते जब तक अंदर वाली शेल भरी ना हो, जब तक अंदर वाली शेल भरी ना हो। भाई हमारे इस शेल की कैपेसिटी है, इस शेल की कैपेसिटी 2 है। ये तो वही बात हो गई ना कि आपके पास थोड़ा सा खाना है, आप अपने घर में घर वालों को भूखा रख के किसी बाहर वाले को खिला रहे हो, है ना? आपको क्या है, आपके पास थोड़ा सा खाना है, आप अपने घर वालों को भूखा रख रहे हो और वही खाना जाके बाहर वालों को खिला रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि भाई इसकी कैपेसिटी तो है ना, इसकी कैपेसिटी तो है, सारा ही मिट गया, कोई बात नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, बाहर वाला शेल तब तक नहीं भरेंगे जब तक इसकी पूरी कैपेसिटी कंप्लीट, जब तक इसकी पूरी कैपेसिटी कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, जब तक इसकी, मान लीजिए मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ, तब मैं तीसरे इलेक्ट्रॉन को इसमें डालूंगी। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं तीसरे इलेक्ट्रॉन को फिर इसमें डालूंगी, है ना? ठीक है, अगर 3 होंगे तो ये बात सही। तो कहने का क्या मतलब है, आपको कुछ बातें समझनी है। पहली बात कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं। दूसरी बात कि जब तक आप एक सबसे अंदर वाले शेल को नहीं बनाते, तब तक आप बाहर वाले शेल पर नहीं जा सकते। ठीक है, तीसरी बात कि हर शेल देखो स्टेबल होने की, आपको भी, आप भी क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आपको क्या हो, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। जो पीसीएस यूपीएससी आपका टारगेट है ना, पीसीएस यूपीएससी आप टारगेट अपना अचीव करो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, है ना, ताकि आप लाइफ में स्टेबल हो जाओ। राइट, तो ये भी यही कोशिश करता है कि ये स्टेबल हो जाए, है ना, ये स्टेबल हो जाए। तो अगर इसके पास 2 है, इसकी कैपेसिटी 2 है और इसके पास 2 है, तो ये तो बिल्कुल स्टेबल है ना। मान लीजिए इसके पास 2 है भाई। चलिए अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे। आपको नेक्स्ट जो समझाना है मैं ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ। मैं एग्जाम्पल अभी ले रही हूँ हीलियम एटम का। मैं किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ? हीलियम एटम का, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसका एटॉमिक नंबर हीलियम एटम का कितना है? 2 है। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके पास 2 प्रोटॉन्स है ना। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 2 होंगे, है ना। चलो तो इसको सजाएंगे कैसे, सजा के देखते हैं। कि हमने न्यूक्लियस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे लगा दिए, बिल्कुल सही बना है ये, है ना। चलिए अब इसकी के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की थी और इसका पेट भरा हुआ है ना, ये अपने जीवन में संतुष्ट। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करना चाहेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना चाहेगा? क्यों करना चाहेगा, है ना, ये तो अपने जीवन में खुश है। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना नहीं चाहेगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई कि अगर 2 हैं, कोई शेल भरा है, अगर जब तक कोई शेल भरा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करता है ना तो गेन करता है। अब मैं आपको बताऊंगी लॉ ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट का नियम। लॉ ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट का नियम, अष्टक नियम, हिंदी में कहते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी एटम चाहता है कि उसके सबसे बाहरी शेल में, इस 2 की बात नहीं कर रही, इसके अलावा कोई भी एटम चाहता है कि उसके सबसे बाहरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। कोई भी एटम क्या चाहता है कि उसके बाहरी वाले शेल में क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस अष्टक नियम से एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इस अष्टक नियम से हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का।
सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? 11 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 होंगे। चलो बनाते हैं सोडियम, है ना। सोडियम के बाहर में ये 2 इलेक्ट्रॉन बना सकती हूं मैं, है ना। 2 चले गए तो बचे कितने? 9। 2 चले गए तो बचे कितने? 9। अब एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो 1 2 4 5 6 7 8, यहां पे मैंने 8 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ठीक है। तो 2 8 10, बचा कितना? बचा 1, बचा 1। अब इस शेल का तो पेट भर गया क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 8 आ सकते थे। तो अब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम ये कहता है कि हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल, जब मैं शब्द इस्तेमाल करती हूँ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल यानी सबसे बाहरी वाले शेल में, सबसे बाहरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस शेल में हर एटम चाहता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट का नियम। तो अब ये 8 नहीं है, इसके बाहर वाले शेल में 1 है। अब ये 8 कैसे कर सकता है? ये 8 कैसे पूरा कर सकता है? 2 तरीके हो सकते हैं। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 8 हो जाए, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 8 हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसको फेंक दे, है ना, इसको फेंक दे, इसको फेंक दे, ठीक है। इसको क्या करे? ये डंप कर दे, फेंक दे। ज्यादा कौन सा आसान है? 7 गेन करना आसान है या 1 फेंकना आसान है? 7 गेन करना मुश्किल है, नहीं, कॉमन सेंस की बात है। 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? ये क्या करेगा? अपना ये इलेक्ट्रॉन फेंक देता है, यानी लूज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फेंक देता है, यानी लूज कर देता है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। तो वैलेंस शेल कौन सा है? सबसे बाहर वाला जो शेल है वो वैलेंस शेल के नाम से जाना जाता है। सबसे बाहरी जो शेल है उसको क्या कहते हैं? उसको वैलेंस शेल कहते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, है ना। वैलेंसी क्या है? संयोजकता क्या है? ये कितना लूज कर सकता है, कितना गेन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी। कितना गेन कर सकता है या कितना लूज कर सकता है वो उसकी वैलेंसी है, यानी संयोजकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है भाई? इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, दोनों चीजें अलग हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी यानी संयोजकता क्या है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन उसको वो लूज करेगा या गेन करेगा। यहां पे कोइंसिडेंस है कि दोनों बात एक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं क्लोरीन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं क्लोरीन का। चलिए आइए हम क्लोरीन का एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 17 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं? 17 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 17 है ना। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17 है। चलिए क्लोरीन बनाते हैं। क्लोरीन में यहां पर 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसे ही बनाएंगे 287 287। अब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? कोई आपसे पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। वैलेंसी कितनी है? कोई पूछे वैलेंसी कितनी है तो 7 मत बोल देना। देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक नियम क्या कहेगा कि ये 8 होने की कोशिश करेगा। 8 कैसे होगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दे, या तो इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो 8 हो जाएगा,
या तो ये साथ लूज कर दे, साथ दे दे। ज्यादा इजी क्या है, एक गेन करना, है ना। अगर इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इस केस में वैलेंसी 1 हो जाए, इस केस में वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी 1 हो जाएगी, है ना। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो कल ही मैं आपको बात कर रही थी इसकी आयन की, कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, अगर आप नेगेटिव चार्ज को खो रहे हो तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये Na+ बन गया, Na+ बन गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो चीज नेगेटिव गेन कर रहा है ये क्या हो जाएगा, ये Cl- हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। समझ में आ गया कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है ना। चीजें समझ में आ गई आपके। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया आज। 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की आपकी पूरी कंप्लीट हो। वैलेंस सी अलग है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है। ओके, बाकी हम अब आ जाएंगे 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पे मंडे से। मंडे से हम क्या करेंगे, 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, बिल्कुल सही, वो उसकी वैलेंसी है यानी संयोजकता है। और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।